हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में कोलिशन थ्योरी के बारे में पढ़ा था, एक्टिवेशन एनर्जी पढ़ा था और हमने एक्टिवेशन एनर्जी की दो डेफिनेशंस देखी थी, ग्राफिकली भी सब समझा था। अब उसी के आगे कंटिन्यूशन में हम पढ़ते हैं अरहेनियस इक्वेशन। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये अरहेनियस इक्वेशन से ही हम क्या पता लगा सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है हमारे रेट ऑफ रिएक्शन पे। फाइन, अरहेनियस इक्वेशन। अरहेनियस इक्वेशन, फाइन। सो सबसे पहली बात, अरहेनियस इक्वेशन जो है वो आपके टेम्परेचर में और रेट कांस्टेंट ऑफ अ रेट रिएक्शन के बीच में रिलेशन देता है हमारा अरहेनियस इक्वेशन। ठीक है, ये अरहेनियस ने निकाला था एंड दिस रिलेशन इज K इज इक्वल टू A E रेज़ टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट से आपका ये निकाला था। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, एक एक टर्म को हम समझते हैं और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, डरने की कोई बात नहीं है। व्हाट डज दिस K मीन? वी ऑल नो दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। फाइन, दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। EA, यू नो व्हाट इज EA? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी R इज योर गैस कांस्टेंट जिसकी हम वैल्यू लेंगे 8.314 एंड दिस T इज temperature and the temperature should be in Kelvin. Now what is this A means? A here means Arrhenius factor भी बोलते हैं A को, Arrhenius factor भी बोलते हैं A को। We also call it as a frequency factor। ठीक है, कई बार ना क्वेश्चन में A की वैल्यू पूछी जाती है और वो ऐसे नहीं पूछते व्हाट कैलकुलेट A, दे से कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी फैक्टर। सो यू शुड नो दीज terms, frequency factor and another one is pre-exponential factor. These are all different way to symbolize A, pre-exponential factor, pre-exponential constant, sorry, pre-exponential constant। ठीक है, ये सारा A की चीज़ें होती हैं। अब ये हम सारा पढ़ चुके हैं, ये रिलेशन है। अब इस रिलेशन से देखते हैं टेम्परेचर की क्या डिपेंडेंस होती है। ठीक है, या इससे भी छोड़ो, हम एक दूसरे मतलब इसको भी लॉग लेके फिर बताते हैं। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, यू शुड रिमेंबर दिस रिलेशन। फाइन, नाउ वी हैव K इज इक्वल टू A एक्सपोनेंशियल माइनस EA अपॉन RT, टेकिंग नेचुरल लॉग बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स हमने नेचुरल लॉग लिया है। ln K इज इक्वल टू ln A। ध्यान से देखना, ये दोनों टर्म्स आपके प्रोडक्ट में है, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या थी कि प्रॉपर्टी सेज, यहाँ पे साइड में मैं प्रॉपर्टी लिख रही हूँ, ln AB इज इक्वल टू ln A प्लस ln B। बेसिक फॉर्मूला है, ln के पता है ना, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे प्लस में आएगा ln एक्सपोनेंशियल माइनस EA अपॉन RT। अब एक और चीज़, ये इसकी पावर में है, हमें एक और रिलेशन पता है, ln A की पावर x क्या होता है, x ln A। फाइन, सिंपल। सो ln K इज इक्वल टू ln A, ये हमारा पावर का टर्म बाहर आ जाएगा, माइनस EA अपॉन RT। सारे सिंबल्स का मतलब तो पता ही है आपको, ln E। एंड वी ऑल नो कि ये ऑब्वियसली नेचुरल लॉग है तो उसका बेस E ही है, एंड सो ln E की क्या वैल्यू होती है, 1 होती है, यहाँ से 1 हो जाएगी। फाइन, सो दिस इज अ रिलेशन, यहाँ से आपका ये रिलेशन आया, इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, और अगर हमें इसको ln को लॉग बेस में कन्वर्ट करना है, बेस 10 में कन्वर्ट करना है, तो क्या इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2.303 से। फाइन, तो क्या होगा 2.303 लॉग बेस 10 हुआ, आई एम नॉट राइटिंग बेस 10, इट्स अंडरस्टूड, इज इक्वल टू 2.303 log A माइनस EA अपॉन RT। यहाँ पे हमने इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करा क्योंकि हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, से वी वर जस्ट कन्वर्टिंग ln टू log, जो हमने कर दिया। अब इस पूरी इक्वेशन को 2.303 से डिवाइड करना है। फाइन, सो log K इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन,
न्यूमेरिकल्स आते हैं इस रिलेशन से, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, सिंपल हमने कुछ कराया नहीं, ln को log में कन्वर्ट करा, दोनों ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। फाइन, अब दोनों के ही हम कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ्स पढ़ते हैं, ठीक है। ग्राफ्स के लिए हम पहले इसको कंपेयर करते हैं, दोनों के ग्राफ्स के लिए y इज इक्वल टू mx प्लस c। देखो हम प्लॉट कर रहे हैं ln k वर्सेस 1/t वर्सेस 1/t, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1/t। अब अच्छे से समझ आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, ऐसे हम प्लॉट करने वाले ग्राफ यहाँ पर, और ऐसे हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे। पहले ln के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं। तो फाइन, हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, तो हमने y एक्सिस पे हम क्या लेंगे ln k, x एक्सिस पे क्या लेंगे 1/t। अब इस ग्राफ का स्लोप हम पहले मैं बता चुकी हूँ, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, ये जो m होता है ये आपका स्लोप ऑफ लाइन होता है। दिस m की वैल्यू क्या है -EA/r, यानी कि नेगेटिव है, सो एक नेगेटिव स्लोप की लाइन बनेगी। सो ये आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुई। अब यहाँ पे जो आपका c है, यानी कि इंटरसेप्ट, यानी कि जिस पॉइंट पे वो y एक्सिस को कट करे, दैट इज ln a। सो दिस लाइन इज ln a। फाइन, ये आपका 1/t है, और इस ग्राफ का स्लोप क्या है -EA/r। कई बार क्वेश्चन ऐसे होता है कि ग्राफ दे देते हैं, ग्राफ की स्लोप की वैल्यू दे देंगे एंड पूछेंगे कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको पता होना चाहिए, अगर ऐसा ग्राफ है, आपको स्लोप की वैल्यू दे रखी है, एक्टिवेशन एनर्जी पूछिए, तो स्लोप को r से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगी। अभी हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सिमिलरली इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ऐसे कंपेयर करो, y इज इक्वल टू mx प्लस c। वैसे ही कंपेयर करना है, यहाँ पे भी 1/t के टर्म्स में हमें करना है। x एक्सिस पे 1/t लिया हमने x एक्सिस पे, y एक्सिस पे हमने लिया log k, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे ग्राफ हो गया। फाइन, ये जो आपकी इंटरसेप्ट है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, दैट इज आपका log a। ये रुको थोड़ा ना क्लियर कर देते हैं, थोड़ा कंफ्यूज मत हो। ऐसे, फाइन। और आपका स्लोप यहाँ पे क्या है, वहाँ पे ऊपर वाले ग्राफ में स्लोप था -EA/r, पर यहाँ पे स्लोप क्या है -EA/2.303r। फाइन, माइनस मतलब कि स्लोप आपका नेगेटिव है। सी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेना कि ग्राफ लॉग के टर्म्स में दे रखा है कि ln के टर्म्स में दे रखा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्लोप की वैल्यू लिखना और अपना EA कैलकुलेट करना, ठीक है। क्लियर हो गया। ये अरेनियस इक्वेशन है, ये यहाँ से हमें देते हैं। अच्छा, एक और चीज़, टेम्परेचर डिपेंडेंस देखनी हो तो टेम्परेचर डिपेंडेंस भी अभी देखते हैं। ये सब क्लियर हो गया। अब मैं आपको टेम्परेचर डिपेंडेंस कर पाती हूँ, सिर्फ एक ये वाले इक्वेशन से समझाती हूँ। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, हमने नेचुरल लॉग लेके हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA/RT। दिस वॉज योर इक्वेशन। नाउ a इज कांस्टेंट, ये वाला टर्म कांस्टेंट है पूरा। EA एक्टिवेशन एनर्जी भी आपकी कांस्टेंट हमने कंसीडर करी हुई है कि कांस्टेंट है। R अगेन एक और कांस्टेंट है। अब बचा सिर्फ T, ठीक है। अब देखो, ध्यान से समझने वाली चीज़ है, हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ करा। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा ये पूरा डिनोमिनेटर वाला टर्म जो है, ये पूरा डिनोमिनेटर वाला टर्म क्या है, बढ़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो पूरा डिनोमिनेटर वाला टर्म बढ़ेगा। डिनोमिनेटर वाला टर्म बढ़ेगा तो इस पूरे टर्म की वैल्यू क्या है, कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है भाई, ये आपका 1/2 होता है, ये आपका 1/4 होता है। तो जब आपका डिनोमिनेटर बढ़ता है तो पूरे फ्रैक्शन की वैल्यू तो कम ही हो जाती है ना। तो वही वाली चीज़ यहाँ पे है कि हमारा डिनोमिनेटर बढ़ा, ये पूरे फ्रैक्शन की क्या वैल्यू है, ये हो गई पूरी की पूरी वैल्यू आपकी कम हो गई। अब हमें क्या करना है, इसमें से माइनस करना है। तो यानी कि अगर एक आप छोटी चीज़ माइनस कर रहे हो और बड़ी चीज़ माइनस कर रहे हो, अगर आप बड़ी चीज़ माइनस कर रहे हो तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हो तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जब आपके पास ये वाली वैल्यू छोटी हो गई तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जैसे सपोज
ये आपका कांस्टेंट है 5 माइनस 5 माइनस, अगर मैं यहाँ पे 5 माइनस 2 कर रही हूँ और मैं यहाँ पे 5 माइनस 1 कर रही हूँ, तो अगर मैं छोटी चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है, एक बड़ी वैल्यू आ रही है, और अगर मैं बड़ी चीज़ को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो हमारे पास क्या है 3 आ रहा है, समझ आया? तो हमारे पास कम वैल्यू आ रही है, तो ये पूरे वैल्यू कम हुई तो इस पूरे की वैल्यू क्या है बढ़ेगी, और इसलिए के बढ़ेगा। तो ये तो सब समझाने के लिए था, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो। तो हम सिंपल सीधा बोल सकते हैं कि के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका टेम्परेचर से, ठीक है? टेम्परेचर बढ़ाओगे के की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी। इसका मतलब क्या है कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसलिए मैंने बोला था कि अर्हेनियस इक्वेशन से हम ये भी पता लगा सकते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। फाइन, अब एक और आपके पास हम एक और फॉर्मूला निकालते हैं इसी से, ठीक है? मैंने ln से कर देती हूँ, ठीक है? फाइन, ये हमारा जनरल इक्वेशन है। हमने क्या करा, दो केसेस कंसीडर करें। पहला केस क्या है, टेम्परेचर हमारा T1 है, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग K1 है। दूसरा क्या कंसीडर करा, टेम्परेचर हमारा T2 है, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट क्या है हमारा K2। दो इक्वेशंस बनाते हैं। ln K1 इज इक्वल टू ln A तो आपका कांस्टेंट ही रहेगा, फिक्स्ड है भाई वो तो किसी भी रिएक्शन के लिए। ये एक्टिवेशन एनर्जी भी फिक्स्ड है, RT1, ये आपकी इक्वेशन 1 बन गई। फिर हम बनाते हैं इक्वेशन 2, ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT2, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई। फाइन, नाउ सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड, 2 माइनस 1 करो, इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन RT2 माइनस ln A माइनस माइनस प्लस हो जाएगा EA अपॉन RT1, ठीक है? सिंपल सी बात है, ln A से ln A कैंसिल हो गया। अब एक और प्रॉपर्टी है, हमें पता है नेचुरल लॉग की, ln A माइनस ln B इज इक्वल टू ln A अपॉन B। फाइन, उसी मैं लिख नहीं रही प्रॉपर्टी को दोबारा, इट्स वेरी अंडरस्टूड। तो ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, ये तो आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा, मैं ऐसे कर देती हूँ, EA अपॉन RT1 माइनस EA अपॉन RT2, यही आ रहा है ना, देख लो अच्छे से। और इस पूरे इक्वेशन में ln K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन R हमारा कॉमन आ रहा है, दिस इज 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। देखो क्लियर हो गया। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है कि आपको दो कंडीशंस गिवन होंगे। कई बार क्या है, आपके एक ही इक्वेशन का पूछ लिया जाएगा, दो डिफरेंट वैल्यूज पूछी जाएंगी, पूछा जाएगा कि चलो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करो, ठीक है? जूल पर मोल होती है यूनिट एक्टिवेशन एनर्जी की, ठीक है? तो आपको ये अच्छे से करना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर फॉर श्योर आपका एक न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, ठीक है? और इसी की एक एक्सटेंशन है, एक और चीज़ मैं बताती हूँ आपको। क्या एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या पाया गया, क्या डिड्यूस हुआ एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू, चलो रुको मैं ना यहीं पे लिख देती हूँ। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, साइंटिस्ट ने करा, और उन्होंने क्या पता लगाया कि अगर ऐसा केस हो, कैसा केस हो, अगर आपका एक इनिशियल टेम्परेचर आपका T हो और आपने अपना टेम्परेचर जो है 10 केल्विन से आपने अपना टेम्परेचर बढ़ाया हो, तो पहली बात तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेट कांस्टेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो हमारा ये तो हमारा K1 है, और यहाँ पे जो हमारा रेट कांस्टेंट है ये आपका K2 है। तो जो आपका जो बढ़ेगा ना रेट कांस्टेंट, उसमें और प्रीवियस रेट कांस्टेंट में क्या रिलेशन होगा कि जो K2 होगा वो ट्वाइस ऑफ K1 होगा, समझे? यानी कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता चला कि अगर हमने अपना टेम्परेचर जो है 10 केल्विन से या 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाया, क्योंकि डिफरेंस सेम रहेगा, तो हम अगर इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेट कांस्टेंट में क्या फ़र्क हो जाएगा, वो ट्वाइस हो जाएगा प्रीवियस वाले के। क्लियर? ये हमें एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता चला। रीज़न क्या था इसका, देखो ऑब्वियसली बात है, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज होएगी, बट वो फिर भी रीज़न इतना सफिशिएंट नहीं था कि वो डबल कर दे रेट कांस्टेंट को। द फॉरमोस्ट रीज़न बिहाइंड दिस
was that the fraction of molecules which possess the energy greater than or equal to E naught they gets doubled. कैसे कैसे अभी समझते हैं ग्राफ से. इसी को मैं बता रही हूँ कि हमने शुरुआत में जब एनर्जी बैरियर पढ़ रहे थे एक ग्राफ बताया था मैंने, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स वर्सेस यहाँ पे आपका एनर्जी आएगा. ठीक है, तो आपका ये ग्राफ है और ये एक और ग्राफ बना दिया ये. फाइन. सो यहाँ पे मैंने बताया था कि एक आपका मिनिमम एनर्जी बैरियर होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, उससे ज़्यादा एनर्जी या उतनी एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स पोजेस करते हैं वही रिएक्शन करवाते हैं. तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, ये इस कर्व के अंडर वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स आते हैं जो ये वाला आपका है T1 टेम्परेचर, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर आपका छोटे वाला. ठीक है, तो ये ग्राफ है. तो जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ये वाला आपका जो ये वाला है आपका, ये आपका T2 टेम्परेचर को कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है. फाइन, यानी कि ये हायर टेम्परेचर पे, ये आपका लोअर टेम्परेचर पे. तो क्या बात है, जो ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, जो इस वाले T2 वाले कर्व के अंडर आ रहे हैं वो डबल हैं किससे, जो मॉलिक्यूल्स T1 कर्व के अंडर आ रहे हैं. यानी कि हमने 10 केल्विन से जब टेम्परेचर बढ़ाया तो जिन मॉलिक्यूल्स में E नॉट होनी चाहिए थी वो डबल हो गए. और इसी वजह से, क्योंकि वो डबल हुआ, इसी वजह से हमारा रेट कांस्टेंट डबल हुआ, इसलिए हमारा रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया. सिंपल, हमने एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ पता लगाई और इसका हमने ये रीज़न था. ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं इसमें. दैट्स फाइन. अब हम आते एक नए टॉपिक की तरफ. अब ये हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, उसके बाद हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये बहुत छोटा टॉपिक है, थियोरेटिकल टॉपिक. व्हाट डज दिस टॉपिक सेज? इट सेज द रोल ऑफ कैटलिस्ट इन ऑल्टरिंग और द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो रोल ऑफ कैटलिस्ट किस में? इन ऑल्टरिंग और इन चेंजिंग द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. सबसे पहली बात हमको पता है कि जो कैटलिस्ट होता है डज नॉट पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हमें लास्ट में वो एज इट इज़ रीजेनरेट हो जाता है हमारा कैटलिस्ट. ठीक है, बट वो पार्टिसिपेट नहीं करता, बट इट चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. कैसे? देखो, रोल ऑफ कैटलिस्ट की हम बात कर रहे हैं, हम डायग्राम से समझते हैं. एक बहुत सिंपल सी बात है कि आपका जो कैसे कैटलिस्ट रेट को इन्हांस करता है. ठीक है, हम यहाँ पे इन्हांस वाले कैटलिस्ट ही पढ़ रहे हैं. कुछ कैटलिस्ट डिक्रीज भी कर देता है, वही वाला है. यहाँ पे एनर्जी है और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है. रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, दिस इज योर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. ये आपकी मिनिमम एनर्जी जितनी रिक्वायर है और ये आपकी एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी का सिंपल डायग्राम क्या था? यहाँ तक एक्टिवेशन एनर्जी, उसके बाद एनर्जी रिलीज करी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में. ये था विदाउट कैटलिस्ट का कर्व, विदाउट कैटलिस्ट. अब कैटलिस्ट हमारा क्या करता है, सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो कैटलिस्ट एक दूसरा डायरेक्शन देता है रिएक्शन को. उस डायरेक्शन का क्या फ़ायदा होता है? इट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव रूट ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, कि आपको कम एनर्जी लगे और ऐसा आपका रिएक्शन प्रोवाइड, ऐसा पाथ, ऐसा ऑल्टरनेट रूट प्रोवाइड कर देता है कैटलिस्ट. ठीक है, जैसे ये आपका रिएक्टेंट था, लोअर केमिकल, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी का रूट प्रोवाइड कर देता है. दिस इज विद कैटलिस्ट. ओके, इसका मतलब इनिशियली आपकी कितनी एक्टिवेशन एनर्जी लग रही थी? इनिशियली इतनी एक्टिवेशन एनर्जी लग रही थी EA1, और बाद में कितनी एक्टिवेशन एनर्जी लगी? इतनी. एक्टिवेशन एनर्जी पहले पता पढ़ चुके हैं हम क्या है, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी लगी. ऑब्वियसली बात है, दूसरे केस में क्या, कम एक्टिवेशन एनर्जी लगी. सिंपल सी बात है. तो हमारा कैटलिस्ट का क्या रोल हुआ? हमारे कैटलिस्ट ने क्या करा, हमें एक ऑल्टरनेटिव पाथ दिखा दिया जिससे लोअर एक्टिवेशन एनर्जी लगे. इस वजह से क्या होगा, आपकी कम एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा.
कम एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब कि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं अब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझ लें जैसे हमारा अरहेनियस इक्वेशन थी AE-, ठीक है। अब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर दिया, ठीक है। तो ये क्योंकि हमारा एक्सपोनेंशियल फैक्टर था और उससे हम रिलेट करके बता सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ करने से K की वैल्यू क्या है, बढ़ जाएगी, ठीक है, ऑन डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ये होता है आपका रोल ऑफ कैटलिस्ट, क्लियर। सो व्हाट डज कैटलिस्ट डू, इट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव रूट ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, टू फैसिलिटेट द रिएक्शन। दिस वाज द रोल ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे आपको चैप्टर खत्म होता है, अब हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे चैप्टर के, ओके। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं, मैं आंसर दूंगी उसका। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।